हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करेंटली 16th एंड 17th अगस्त के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सारी चीज़ें बताऊंगा। फर्स्ट थिंग, प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया 15th ऑफ अगस्त 2026। एक टर्म यूज़ किया उन्होंने, सप्तधारा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट मुझे कुछ कहना है। 2026 प्रीलिम्स में जाओ तो मिशन सुदर्शन चक्र ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों को पता होगा अच्छे से, राइट। 15th ऑफ अगस्त 2025 का जो स्पीच था प्राइम मिनिस्टर का, उसी में इसकी फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट की गई थी। सो जो प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं ऑन 15th ऑफ अगस्त, वो हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे अच्छे से, बट सबसे पहले अटेंडेंस मार्क कीजिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाइप भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। टोटल 7 आर्टिकल्स द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस से हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक करेंगे, एंड साथ में एडिटोरियल टू आंसर जो इनिशिएटिव है उसमें भी आज का क्वेश्चन आएगा। पहले मैं प्रॉपरली उस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा एंड देन क्वेश्चन दूंगा, एंड देन मैं जो है मॉडल आंसर भी देता हूँ और ग्रुप्स पे बच्चे अपने आंसर्स मुझे सेंड करते हैं। बाकी वैसे भी आप आंसर सेंड कर सकते हो @RAMANATHJR, आर कैपिटल जे कैपिटल, रामनाथ जूनियर मेरा टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, अच्छे आंसर्स भेजोगे तो मैं ऐड कर दूंगा उधर। कल वैसे संडे था, तो संडे को करेंटली नहीं आती है आंसर इनिशिएटिव। संडे को बैकलॉग्स पूरा करने का मौका दिया जाता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चे पूरे भी करते हैं। इसमें मुझे एक चीज़ ऐड करनी थी कि संडे को मैंने डिसाइड किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ब्रेन स्टॉर्म करवाओ, आंसर ना लिखो, इट्स ऑल राइट। एक PYQ दूंगा जो पूरे वीक में डिस्कस हुआ है, उसमें से एक PYQ लिंक करते हुए आपको दूंगा मौका। तो कल मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना 2016 वाला जो PYQ है बच्चों को दिया, और बहुत सारे बच्चों ने अपने ब्रेन स्टॉर्म पेजेस भेजे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे उन ग्रुप्स पे कि संडे के दिन हम इस तरह से PYQ भी ब्रेन स्टॉर्म एक कर लें। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल सिंपल सा है, 7 स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ सप्तधरा। क्या है? सिंपल है, एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट है 2047 जो हमारा टारगेट है, भारत विकसित भारत जो बनना चाहता है, राइट। तो उसमें इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से होना चाहिए, नेचुरल स्ट्रेंथ मतलब कहाँ हम फोकस करें, हमारी जर्नी कैसी होनी चाहिए, राइट। तो सप्तधरा मतलब 7 स्ट्रीम्स एक तरह का डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने आउटलाइन किया रेड फोर्ट से ऑन 15th ऑफ अगस्त। यही है, और इसे हम GS3 में बहुत बखूबी यूज़ कर सकते हैं। वैसे एसए में भी यूज़ किया जा सकता है, बट GS3 में इसे बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। जो 7 धारा जिस पे हमें फोकस करना है 2047 तक, पहला है मैन्युफैक्चरिंग पावर पे, मेक इन इंडिया से हमें मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ मूव करना है। एग्रीकल्चरल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फूड प्रोसेसिंग पावर पे भी फोकस करना है। मतलब एक तरफ तो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के थ्रू, एंड उसमें वैल्यू एडिशन फूड प्रोसेसिंग के थ्रू, एंड फिर हम उसे इंडिया में तो यूज़ करेंगे ही, एक्सपोर्ट भी करेंगे। देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पावर पे भी हमें बल देना है, जोर देना है। टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टू टेक्नोलॉजी क्रिएटर की तरफ हमें मूव करना है, जैसे कि रिसर्च डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। देन वी हैव कनेक्टिविटी पावर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात की गई है। 4th पॉइंट में गति शक्ति जो है एज अ ग्रोथ मल्टीप्लायर, ये हो सकता है, तो इसे इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। डिफेंस पावर भी, हार्ड पावर की बात हो रही है। इंपोर्ट डिपेंडेंस से हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ मूव करनी है। हम इंपोर्ट करते हैं बहुत हद तक रशिया से या अदर वेस्टर्न कंट्रीज से जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, तो यस हमें इंडिजीनियस प्रोडक्शन पे फोकस करना है। देन ग्रीन एंड ब्लू पावर पे भी जो मतलब आप कह सकते हो एनवायरनमेंट रिलेटेड है, ग्रोथ विथ सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हमें बढ़ना है। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ, रेन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन टेक्नोलॉजीज, ओशन रिसोर्सेस, एंड लास्टली वी हैव सॉफ्ट पावर। मतलब कि हमारा जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये हज़ारों साल की हिस्ट्री है, मतलब हम नए नहीं है कि 5, 10, 15, 20 साल पहले हमारा शुरुआत हमारी हुई है। हम हज़ारों सालों लाखों साल से एक सिविल जो है सिविलाइजेशन के तौर पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से प्रमोट करना है। जैसे उसमें योगा तो बहुत अच्छा, टूरिज्म, नॉलेज, ट्रेडिशन, राइट, देन कल्चर, ये सारी चीज़ें, हेरिटेज, इनको भी प्रिजर्व करना है, इनको भी प्रमोट करना है, और इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है उसको मजबूत करना है। तो टोटल जो 7 स्ट्रीम्स हैं, राइट, वैल्यू एडिशन के तौर पे हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। या सीधा क्वेश्चन पूछ दे, यू नेवर नो। तो इस साल के मेंस के लिए तो अब कम उम्मीद है, नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा, या जो भी स्टेट PCS दोगे वहाँ यूज़फुल होगा।
ठीक है। सेकेंड आर्टिकल मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, पर उससे पहले मैं सोचता हूँ कि प्लेसेस इन न्यूज़ थोड़ा सा देख लूँ। 6th and 7th आर्टिकल, एक कम्युनिटी है रोहिंग्या, आप लोग जानते होंगे, वेस्टर्न रखाइन स्टेट जो म्यांमार में ये रहते थे, एंड कुछ इश्यूज हुए थे, कॉमनल इश्यूज, और इनको भागना पड़ा था फ्रॉम म्यांमार टू बांग्लादेश, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया भी वो आए थे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 लाख रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो है वो बांग्लादेश के कैंप्स में है, एंड रिसेंटली जो म्यांमार की गवर्नमेंट है अभी, राइट, मिलिट्री लेड गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि उन 3 लाख रोहिंग्या रेफ्यूजीज को वो समय आने पे देश वापस बुला लेंगे। तो अब देखो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज रोहिंग्या एक क्या है, कम्युनिटी है, मतलब एक पार्टिकुलर कंट्री में रहती थी, अब तो मतलब कि इंडिया बांग्लादेश हर जगह, मतलब इन्होंने इनको जब भगाया गया तो इनको आना पड़ा, राइट। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ होती हैं जो लगातार एट्रोसिटीज़ फेस कर रही हैं, तो उस पर यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। जैसे कुर्द है, सबसे बड़ी कम्युनिटी है दुनिया की जिसके पास खुद की कंट्री नहीं है, ये मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। मधेसी है, इनको भी बहुत प्रॉब्लम नेपाल में होता है, तो ये दोनों सही है, बांग्लादेश में कुर्द नहीं है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहता है, तो हमें पता होना चाहिए। वैसे वेस्टर्न रखाइन स्टेट के बारे में भी आपको पता होगा या होना चाहिए। देन जो यूक्रेन है ना, लार्ज रेंज मिसाइल एंड ड्रोन अटैक रशिया पे कर रहा है, स्पेशली उन सिटीज़ पे, उन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहा है जिससे रशिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे लोकेशन वाइज देखो तो अभी न्यूज़ में है रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट सिटी, जो कि 9th लार्जेस्ट सिटी है रशिया का, नाम है समारा, ठीक है, यहाँ अटैक हुआ है। अब जैसे क्रीमिया, यूपीएससी ने पूछ दिया है किस कंट्री से रिलेटेड है, राइट। अभी ये हुआ करता था यूक्रेन का पार्ट, बट हंगरी का पार्ट, सॉरी, अब तो रशिया ने एनेक्स कर लिया है, तो दिस इज समारा, ये रशिया में देख लो कितना अंदर है। ये रहा यूक्रेन आपका, और कितना अंदर ये हिट किया है, कजाकिस्तान के पास है ये पार्टिकुलर सिटी। अब समारा का क्या एक स्पेशल चीज़ है कि समारा जो है ना, कन्फ्लुएंस है 2 रिवर का, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है वोल्गा। कोई बताना चाहेगा वोल्गा कहाँ से ओरिजिनेट करती है और कहाँ फॉल करती है? यूरोप कह लो या रशिया में कह लो, मतलब वेस्टर्न यूरोप या रशिया में कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। तो समारा जो है ना वहीं लोकेटेड है, समारा रिवर और वोल्गा रिवर जहाँ कॉन्फ्लुएंस करती है, वहीं पे ये पार्टिकुलर सिटी है, और मैसिव ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल ये हब है, तो यहीं अटैक किया गया है बाय यूक्रेनियंस, ठीक है। तो आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा वोल्गा के बारे में, कहाँ ओरिजिनेट करता है और कहाँ फॉल करता है, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने ऐसे ही डिस्कस कर दिए। हम आते हैं अब सेकेंड आर्टिकल पे। सो द सेकेंड आर्टिकल इज बेसिकली ओडिशा, ये एक्सप्लेन्ड आज का पेज है इंडियन एक्सप्रेस का, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया कि ओडिशा का जो कोस्टल इरोजन है ना, बहुत बड़ा इशू बना है, और एक नया असेसमेंट या नया सर्वे आया है, राइट, जो कि NCCR, नेशनल सेंटर ऑफ कोस्टल रिसर्च, बताओ कोई कि किस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है? सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, NCCR। सो ओडिशा का जो कोस्ट लाइन है 20% ओडिशा का कोस्ट लाइन जो है ना वो इरोजन फेस कर रहा है। इरोजन क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा अगर किसी को नहीं आता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक असेसमेंट की गई है बाय नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, और इन्होंने 1990 से लेके 2022 तक जो है वो स्टडी करी, और उसमें पता चला कि ओडिशा का 28% जो कोस्ट लाइन है, मतलब ओडिशा का पूरा कोस्ट लाइन जो है वो वी हैव 564 किलोमीटर कोस्ट लाइन है उड़ीसा स्टेट का। तो इसका 28% क्या कर रहा है, फेस कर रहा है इरोजन। इरोजन क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि ग्रेजुअल जो लॉस होता है और रीट्रीट ऑफ कोस्टल लैंड, मतलब कि जो धीरे धीरे आप लूज कर रहे हो ना कोस्टल लैंड को, और वो पानी में जाके गिर रही है, और ये जो आपका कह सकते हो लैंडवार्ड जो शोर लाइन है वो बढ़ता जा रहा है, इधर की ओर आ रहा है, तो इसे हम इरोजन कहते हैं। और कोस्ट पे ये ऐसा हो रहा है तो यू नो अच्छी बात नहीं है, इस पे बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों पे, मल्टीपल चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि लैंड जो है वो आपका काइंड ऑफ पानी ही इंक्रोच कर रहा है ना, राइट। देन वी हैव सेटलमेंट्स, जो आसपास लोग रहते हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, लाइवलीहुड्स उनका इम्पैक्टेड होता है जो लोग उधर रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उस रीजन में डेवलप किया गया है तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमें ना
इस चीज़ को देखना पड़ेगा सोल्यूशन के तौर पे। अब इस आर्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ 2026 प्रीलिम्स में, मैंग्रोव्स पे। मैंग्रोव्स कैन बी अ सोल्यूशन, ठीक है, इस इन रीजन्स में, मतलब मेनली वो डेल्टा वाले रीजन में होते हैं, बट स्टिल आई एम सेइंग कि यूपीएससी जो है कोस्टल इरोजन से लेके मेंस में या प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाता है, राइट। तो हमें इस तरह से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो कोस्टल इरोजन की जहाँ तक बात है हमने स्टडी कर लिया, और इसके पीछे दो नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों हैं, चाहे वेव्स हो, टाइड्स हो, स्टॉर्म्स हो, साइक्लोन्स हो, सी लेवल राइज हो, पोर्ट कंस्ट्रक्शन हो, या कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सैंड माइनिंग हो। सैंड माइनिंग तो भाई प्योरली ह्यूमन फैक्टर है, ठीक है। और ओडिशा पार्टिकुलरली वल्नरेबल है क्योंकि इसका लॉन्ग, साइक्लोन प्रोन एंड एक्सपोजर टू द बे ऑफ बंगाल, मतलब को इसका एक तो लंबा कोस्ट लाइन है, और आपको पता होगा कि बहुत सारे साइक्लोन्स जो आते हैं वो ओडिशा को हिट करते हैं। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। अब ये डेटा बताता है ओडिशा में कि उसका 28.3% जो कोस्ट लाइन है वो इरोजन फेस कर रहा है, जिसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो खास करके ज़्यादा फेस करें। उसमें जगत सिंहपुर है जो कि ऑलमोस्ट 50%, मतलब 47.6% जो है इरोजन प्रोन है, ठीक है। देन दीज लोकेशन, इसमें नहीं जाना, इतना डेटा आया था तो मैंने इसको इंक्लूड किया। अब ये इंक्रीज क्यों कर रहा है, जो इरोजन हो रहा है इतना बढ़ क्यों रहा है उड़ीसा में, तो उसके पीछे का रीजन है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, पानी जो है उसका सी में जो है हाइट बढ़ रहा है। साइक्लोन्स मतलब एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं जिसमें साइक्लोन्स, स्टॉर्म सर्जेज एंड हाई वेव्स एक्सेलरेट शोरलाइन इफेक्ट। ह्यूमन इंटरवेंशंस भी है, जैसे कि पोर्ट्स, सी वॉल्स, ब्रेक वाटर्स, जेटीज कैन ऑल्टर नेचुरल सेडिमेंट मूवमेंट, ठीक है। जिस तरह से नेचुरली चीज़ें होती आ रही है उसमें आप क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड कर रहे हो, मतलब कि पोर्ट्स वगैरह बना रहे हो, तो इससे भी इरोजन होता है। और अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज जैसे सैंड माइनिंग एंड अनप्लान्ड कोस्टल डेवलपमेंट डिस्टर्ब कोस्टल मॉर्फोलॉजीज, ठीक है। जो आप ये तो आप अनएक्सेप्टेबल है सैंड माइनिंग, ठीक है, राइट। तो ऑल टुगेदर दीज आर द रीजन्स जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से सी लेवल राइज, एक्सट्रीम इवेंट्स जिसमें साइक्लोन है, ह्यूमन इंटरवेंशंस एंड अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज। ह्यूमन इंटरवेंशंस में जैसे प्लान्ड वे में अच्छे से हम पोर्ट्स बना रहे हैं तो उससे भी इरोजन होगा, एंड अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज में वी हैव सैंड माइनिंग। सो ऑल टुगेदर these are the things related to this article, but इम्पैक्ट इसका क्या पड़ रहा है, तो मैंने कहा ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ही बात हो गई थी कि कंटेक्स्ट में ही बात हो गई थी कि लैंड, हाउसेस, लाइवलीहुड्स और कोस्टल कम्युनिटीज़ को रीलोकेट करना पड़ता है, ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ओडिशा ने क्या रिस्पॉन्ड किया, कैसे ओडिशा के गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स रिस्पॉन्ड किया, तो सबसे पहले क्लाइमेट रेजिलियंट कॉलोनीज बना लिया, ठीक है। तो जो कोस्टल इलाके में लोग रहते हैं, मान के चलो यहाँ रहते हैं, तो जब कोस्टल इरोजन बढ़ जाता है खास करके एक्सट्रीम इवेंट्स में, तो क्या करते हैं, एक लोकेशन चूज़ कर लिया और वहाँ पे लोगों को शिफ्ट कर देते हैं। जब चीज़ें ठीक हो जाती है तो फिर वो वापस आ जाते हैं। क्लाइमेट रेजिलियंट कॉलोनीज। जियो टेक्सटाइल ट्यूब इम्बैंकमेंट्स, इसका सिंपल मतलब होता है कि आपने जियो टेक्सटाइल ले लिया, उसमें मिट्टी वगैरह भर दिया और कोस्ट के अराउंड उसको रख दिया, तो ये इरोजन से बचाता है। देन सी वॉल कम सर्विस रोड्स, आप क्या करते हो, रोड्स बना देते हो कोस्टल इलाके में। आपने चेन्नई एक्सप्रेस जैसी मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा सीनिक ब्यूटी है। तो इससे भी मतलब एक तो रोड कनेक्टिविटी भी हो जाएगा और दूसरा इरोजन को भी रुकावट मतलब रोक पाएगा, तो रोड्स बना दिए जाते हैं। सस्टेनेबल अप्रोच क्या होगा, कोस्टल प्रोटेक्शन शुड कंबाइन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, इकोसिस्टम बेस्ड मेजर्स सच एज मैंग्रोव रिस्टोरेशन, मैंने बोला था ना, ड्यून प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटेड कोस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। दीज आर द थिंग्स कि कोस्टल प्रोटेक्शन कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एंड इकोसिस्टम बेस्ड जो मेजर्स होते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला, इकोसिस्टम बेस्ड मेजर्स में हम मैंग्रोव को रिस्टोर कर सकते हैं, ड्यून्स जो है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रेगुलेट करते हैं कोस्टल डेवलपमेंट को। कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स को भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। और जो शोर लाइन है उसकी मैपिंग इंपॉर्टेंट है, तभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उधर होने दीजिए। एंड शिफ्ट फ्रॉम ओनली प्रोटेक्टिंग टू द कोस्ट टू प्रोटेक्टिंग कोस्टल कम्युनिटीज। सो कोस्ट पे फोकस करने से ज़्यादा आप कम्युनिटी जो वहाँ रह रही है उनके पीछे इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उनके साथ आप साइंटिफिकली जब काम करोगे तो बहुत हद तक जल्दी सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। सो ऑल टुगेदर ओडिशा का प्रॉब्लम हमने देखा, जो बेसिक्स होते हैं क्या होता है कोस्टल रीजन ये भी देखा, प्रॉब्लम
का एक्सटेंड देखा, कैसे क्यों इंक्रीज कर रहा है ये भी देखा, एंड ओडिशा की गवर्नमेंट क्या कर रही है, बाकी हमें क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, इसको भी हमने डिस्कस किया। थर्ड आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे। एआई को कैसे हम, इंडिया का जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों को ही हेल्प की जाए व्हेन इट कम्स टू हेल्थ सर्विसेज। वी आर नॉट रिप्लेसिंग डॉक्टर्स, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स को नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है। बस मैं क्या कर रहा हूँ कि एआई को यूज करके मतलब ऑग्यूमेंटेशन वर्ड होता है ना, कि कोई एग्जिस्टिंग चीज है उसकी वैल्यू बढ़ाना, तो एआई किस तरह से हेल्प करेगा, क्या करेगा, यही हमें अच्छे से डिस्कस करना है इस आर्टिकल में। ओपिनियन पेज नंबर 9 द हिंदू में ये आज डिस्कस किया गया और मुझे सबसे अच्छा लगा, और इसी से आज का क्वेश्चन भी आएगा। सो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एआई कैसे हेल्प करता है हेल्थ केयर कैपेसिटी मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या है कि ये रिप्लेस नहीं कर रहा है, रादर ऑग्यूमेंट कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट यहाँ पे मदद करता है। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट का सिंपल मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे ले लिया, सीटी स्कैन ले लिया, मेडिकल रिपोर्ट्स ले लिया, और इसको जो है ना एनालाइज करके जो भी डॉक्टर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थ्रू एआई, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉक्टर को आप नहीं हटा रहे, आपने जो एक्सरे ऑलरेडी किया, आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो हिस्सा है उसी को यूज़ करते हुए आपने एआई यूज़ किया, एंड एआई यूज़ करते हुए क्या होगा, डॉक्टर्स जो है ज़्यादा समय पेशेंट्स पे देंगे, एंड एआई विल हेल्प कि आप ना इन चीज़ों पे कम समय दो, रैदर आप पेशेंट्स को के साथ डील करने में ज़्यादा समय दो। सो क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, फिर अर्ली डिटेक्शन। देखो बहुत सारी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक पेशेंट से रिलेटेड, जो रिपोर्ट्स होते हैं, तो एआई हेल्प कर सकता है कि जब हेल्थ बहुत ख़राब होने लगेगा ना, उससे पहले ही बता देगा, पैटर्न को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ थ्रेटनिंग डिजीज, कह सकते हो इसमें जान भी जा सकती है। तो एआई पहले ही प्रिडिक्ट कर देगा कि हाँ आपके पैटर्न्स को, रिपोर्ट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है, ठीक है। रिमोट एंड कंटिन्यूस केयर। अब देखो एआई क्या कर सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं बोलता हूँ कि एक पेशेंट है, हॉस्पिटल नहीं आ पा रहा है, तो आपका प्रेजेंस हॉस्पिटल में नहीं चाहिए, ये वर्चुअल जो है स्पेशलिस्ट सपोर्ट भी कर सकता है, मतलब कि कोई पेशेंट नहीं आ पा रहा है तो उसको उस तरीके से भी हम जो है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रिमोट एंड कंटिन्यूअस केयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, ठीक है, क्लेम्स, इन्वेंट्री, हॉस्पिटल वर्कफ्लोज, ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो ना कि बहुत सारे टास्क होते हैं हॉस्पिटल में, ये भी एआई कर देगा। तो ये ऑल टुगेदर एआई ये कर पाएगा, जनरली मैं बात कर रहा हूँ। अब इंडिया पे जब आएंगे तो अलग बात है, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस, रैदर क्या करेगा, ऑग्यूमेंट। और कहाँ हम बात कर रहे हैं, GS2 हेल्थ, और इसे GS3 से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं ना, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक क्या है, सीधा क्वेश्चन तो आता है, आता भी है GS3 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो एक पार्टिकुलर कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है और कैसे वो हेल्प करेगी, चाहे एग्रीकल्चरल जो है चीज़ है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब में, वुमेन एम्पावरमेंट में। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स। अगर आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, देन इंडिया डिजिटल जो फाउंडेशन है, देखो एआई हम कब यूज़ करेंगे, पहले आप डिजिटल फाउंडेशन बनाओगे अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, तभी तो यूज़ करोगे। सो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है मई 2026 तक मोर देन 100 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हैं मतलब कि आभा अकाउंट्स के अंदर कर दिए गए हैं, ठीक है। अ लार्ज डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन फॉर एआई। अब एआई जो है ना इन रिकॉर्ड्स को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है टू द डॉक्टर्स। देखो देखो कैसे फ्लो चल रहा है इस आर्टिकल का, पहले एआई कैसे करेगा हेल्प, देन इंडिया में कैसे जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस पे एआई का एप्लीकेशन लग पाएगा, देन हम बात करेंगे प्रॉपर एप्लीकेशन की, एंड देन हम कुछ इश्यूज भी होगा, एंड देन वे फॉरवर्ड भी होगा। Then we have scan and share. Digital registration reduced outpatient registration time in participating hospitals from around 1 hour to 2.5 minutes. तो स्कैन एंड शेयर करने में भी मतलब बहुत हद तक ये समय बचाएगा। इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है, मैकेंजी
की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से AI एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल ऑपरेशन कुड रिड्यूस कलेक्शन कॉस्ट 30 to 60% ये कम कर देगा। ये बात आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। जो ऑपरेशन रेवेन्यू साइकिल ऑपरेशन हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल जो ऑपरेशन है उसमें जो कलेक्शन कॉस्ट है ना उसको 30 to 60% कम करने वाला है। सो ऑल टुगेदर ये फ़ायदा है, और मैकेंजी जो है ना इन चीज़ों को और ज़्यादा अपने रिपोर्ट्स के थ्रू स्ट्रेंथन कर रहा है। देन वी हैव व्हाट AI कैन डिलीवर। हम अब बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली भारत में स्पेशलिस्ट लेवल वाइडर एक्सेस पहले तो पहुंचाएगा। स्पेशलिस्ट लेवल असिस्टेंस कैन रीच स्मॉलर टाउन्स एंड जो undeserved regions जो हैं विदाउट रिक्वायरिंग एवरी लोकेशन टू हैव अ फुल स्पेशलिस्ट वर्कफोर्स, ठीक है। स्पेशलिस्ट लेवल असिस्टेंस जो है पहाड़ों में, डेजर्ट में, आइलैंड्स पे ये पहुंच पाएगा बिना प्रॉपर वर्कफोर्स के। AI के थ्रू बेटर रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर पाएंगे। AI कैन ऑप्टिमाइज हॉस्पिटल कैपेसिटी, वर्कफोर्स, इक्विपमेंट एंड सप्लाई चेन्स। पर्सनलाइज्ड केयर पे भी जो पेशेंट डेटा एंड प्रोडक्टिव एनालिटिकल एंड सपोर्ट मोर टारगेटेड ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे। मतलब स्पेसिफिकली जैसे बहुत सारे लोगों के बहुत इशूज होते हैं जो जनरली हम क्या करते हैं कुछ सिम्टम्स पकड़ते हैं और उसको सब पे अप्लाई करते हैं, बट क्या होता है ना बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की बीमारी होती है और बहुत रेयर भी होती है। तो इस तरह से मदद मिलेगा, सिस्टमैटिक शिफ्ट होगा कि हम ना ट्रीटमेंट पे फोकस करने से ज़्यादा प्रिडिक्टिंग, प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग इलनेस पे की ओर हम बढ़ेंगे। मतलब हेल्थ केयर कैन मूव फ्रॉम ट्रीटिंग इलनेस, जो इलनेस ट्रीट करनी चाहिए, उसके बजाय हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं पहले ही। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा बचपन से ही, ठीक है। तो उसमें ये हमें मदद करने वाला। अब की चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले डेटा बायस है। डेटा सेट्स मतलब गलत भी हो सकते हैं, मतलब इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। तो उस पर अगर आपने कोई प्रिडिक्शन किया तो मे भी घातक भी हो सकता है, राइट। मदद करने आए उल्टा मार ही दिए, मतलब भगवान ना करे किसी की जान जाए, बट मदद करने के बजाय ऐसी मदद नहीं चाहिए। रियल वर्ल्ड रिलायबिलिटी, ये भी इशू है AI के साथ अभी जिस तरह से वो डेवलप हो रही है, ठीक है। या एक हॉस्पिटल में जो काम कर रहा है ज़रूरी नहीं कि अदर हॉस्पिटल में या पॉपुलेशन पे वो काम करे। ह्यूमन ओवरसाइट, AI शुड ऑग्यूमेंट रादर देन रिप्लेस क्लिनिकल जजमेंट, पार्टिकुलरली फॉर हाई रिस्क मेडिकल डिसीजंस। इसमें सिंपल कह रहा है कि जब हाई रिस्क मेडिकल डिसीजन हो तो वहाँ ऐसा ना हो कि AI ही डिसीजन ले रहा है, रादर ह्यूमन जो है वहाँ पे एक्टिवली डिसीजन ले। प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी का भी इशू, इतना डेटा आप शेयर कर रहे हो, जैसे अभी हमने देखा इतना कुछ अंदर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राइट। तो इस तरह से ये भी इशू है। अकाउंटेबिलिटी, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नीडेड व्हेन एन AI असिस्टेड डिसीजन कॉजेज हार्म। तो फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी भी कौन लेगा? अगर जस्ट सपोज AI ने कोई असिस्ट किया डिसीजन लेने में और उसका नुकसान हो गया, तो फिर अकाउंटेबिलिटी क्या हम AI पे डालेंगे? बट रादर जो यूज़ कर रहे हैं इसको उस पर डालना पड़ेगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड सिंपल है, जुडिशियस AI अप्रोच की तरफ बढ़ना चाहिए। जुडिशियस AI अप्रोच का क्या मतलब है? मतलब आप यूज़ करो बट इट शुड बी जुडिशियस। सिंपल इसका मतलब है कि आप क्या करो, मतलब कि जस्ट केयरफुल रहो, सेलेक्टिव रहो और रिस्पॉन्सिबल रहो व्हेन इट कम्स टू यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और जो जहाँ प्रूवन है ना मतलब कि रिजल्ट, उनको ऐसे यूज़ करो, ठीक है, उन एप्लीकेशंस को यूज़ करो। बिल्ड रिप्रेजेंटेटिव हाई क्वालिटी हेल्थ डेटा सेट्स, इस पर भी फोकस कीजिए कि आपके पास मतलब क्वालिटी वाला डेटा सेट्स होना चाहिए, राइट। देन मैंडेट क्लिनिकल वैलिडेशन, रियल वर्ल्ड टेस्टिंग एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। तो मतलब आपको मतलब टाइम टेस्टेड होना चाहिए वो टेक्नोलॉजी, ऐसे नहीं कि बस अच्छा है तो सब यूज़ कर रहे हैं। भाई यहाँ पे डिसीजन अगर एक 19-20 होने पे किसी की जान जा सकती है, तो आप इस चीज़ को हल्के में ना लो। प्राइवेसी को मजबूत कीजिए, साइबर सिक्योरिटी को और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाइए, साथ साथ अकाउंटेबिलिटी और रिटेन ह्यूमन इन द लूप डिसीजन मेकिंग। मतलब ऐसा ना हो कि कंप्लीटली रिप्लेस कर दीजिए ह्यूमन बींग को भी। जहाँ पे मैंने बात किया ना कि हाई रिस्क मेडिकल डिसीजंस हो, वहाँ पे ह्यूमन बींग खुद ही डिसीजन ले, ठीक है। सो यही है AI को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू ऑग्यूमेंट इन हेल्थ केयर सर्विस, उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, खास करके इंडिया के एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विस में। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन एक्ट एज अ कैपेसिटी मल्टीप्लायर फॉर इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, बट
इट्स बेनिफिट्स डिपेंड ऑन रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस डेवलपमेंट। डिस्कस 10 मार्कर 150 वर्ड्स, कितने डायमेंशंस ब्रेक होंगे बॉडी में आपको बताना है। क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। एक तो कैपेसिटी मल्टीप्लायर कैसे होगा, मतलब बेनिफिट्स की बात हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियल डिप्लॉयमेंट, मतलब चेता रहा है, डरा भी रहा है या कॉशियस कर रहा है हमें कि ये भी ज़रूरत है। बस बेनिफिट्स में ऐसा ना हो कि हम जो चैलेंजेस हैं उसे नज़रअंदाज करें। तो आपके ऊपर है, डिस्कस है, आपके ऊपर है क्या आंसर कैसे करोगे, ठीक है। @RAMANATHJR ये मेरा टेलीग्राम आईडी, अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हो तो मुझे भेज सकते हो। ग्रीन इंडिया मिशन सीधा PYQ पूछा जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। तो इसी को लेकर ऑडिटिंग की है कैग ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलो किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कैग का जिक्र किया गया है, मतलब कि प्रॉपरली कैग के बारे में बात किया गया, आर्टिकल 148 से कोई बताना चाहेगा? चलो आप पे ही छोड़ देता हूँ, आर्टिकल्स भी बता देना और बता देना कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स। सो सबसे पहले ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में जान लें कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, उसके वन ऑफ द 8 मिशंस में ये काउंट होता है। आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। और इसका सिंपल फोकस था कि हम रीस्टोर करें, प्रोटेक्ट करें, इनहेंस करें फॉरेस्ट ट्री कवर, बायोडाइवर्सिटी, वाटर सिक्योरिटी एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड। सो बेसिकली हमें फॉरेस्ट जो है एक अम्ब्रेला अप्रोच अपनाना है कि फॉरेस्ट की एरिया बढ़े, ट्री कवर की एरिया बढ़े, बट उसके साथ साथ जो जुड़ी चीज़ें हैं उस पर भी फोकस करें, जैसे प्रोटेक्शन भी, रिस्टोरिंग भी, इनहेंस भी करना, वाटर सिक्योरिटी पे भी फोकस करना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे भी फोकस करना। और जब इसे लॉन्च किया गया था तो फोकस था कि एडिशनल 2.5 एंड 3 बिलियन जो टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट कार्बन सिंक बाय 2030, जो NDC में हमारा गोल रहा है इनिशियली, उसी के बारे में ये बात कर रहा है कि हम कार्बन सिंक तैयार कर पाए 2.5 से 3 बिलियन टन्स CO2 इक्विवेलेंट 2030 तक, जिसमें हम एडिशनल, इस मिशन के अंदर एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ाते। लेकिन क्या क्या लगा, उन्होंने स्टडी जो किया उसमें पता चला है कि जो टारगेट्स रखे गए उसमें बहुत ही तगड़े शॉर्टफॉल्स हैं, जितना उम्मीद किया गया था उससे बहुत कम है, ठीक है। फंडिंग भी अच्छे से नहीं हुई है। कन्वर्जेंस देखो, बहुत सारी स्कीम्स चलते हैं उनको मिला के जो मतलब कि हम फ़ायदा उठाते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो भी नहीं दिखा, एंड पुअर मॉनिटरिंग की भी बात है। सबसे पहले क्या की फाइंडिंग देख लो तो फॉरेस्ट कवर की जो क्वालिटी है ना, जो टारगेट 1.54 मिलियन हेक्टेयर रखा गया था, अचीवमेंट बस इतना ही हो पाया, मतलब कि 92% के आसपास जो टारगेट रखा उससे कम अचीव हमने किया व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट कवर क्वालिटी। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, टारगेट 1.4 बिलियन हेक्टेयर्स और अचीवमेंट हमारा इतना ही है। यहाँ फॉरेस्ट मतलब कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 97, मतलब इस डेटा में उतना नहीं घुसना है। फंडिंग का भी इशू है। अगेंस्ट प्रपोज सपोर्ट ऑफ 10,000 प्लस करोड़, आपको मिला ओनली 1,149 करोड़, ठीक है। वाज रिसीव थ्रू बजटरी सपोर्ट ड्यूरिंग ऑडिटेड रिपोर्ट, मतलब जितना आपने अनाउंस किया उसको यूज़ ही नहीं किया। और वीक कन्वर्जेंस, लिमिटेड कोऑर्डिनेशन विद कैंपा, MG नरेगा, नगर वन योजना एंड स्कूल नर्सरी योजना। इसी की बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट स्कीम्स जो चल रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड, राइट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो उन सब को ना इन कोऑर्डिनेट कन्वर्ज करोगे ना तो और ज़्यादा फ़ायदा उठा पाओगे। तो ये 4 इशूज़ आप देख रहे हो। अब इम्प्लीमेंटेशन फेल क्यों हुआ? सबसे पहले प्लानिंग आपने अच्छे से नहीं की, और प्रायोरिटाइजेशन का भी इशू था। वीक प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वल्नरेबल लैंडस्केप एंड इनएडिक्वेट बॉटम अप प्लानिंग, ठीक है। जो वल्नरेबल लैंडस्केप था, जहाँ पे मतलब जो फॉरेस्ट कवर वगैरह बढ़ाया जा रहा था, वहाँ जहाँ सबसे खतरा था कि वो नहीं बढ़ता, वहाँ को उसको आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया। और बॉटम अप प्लानिंग जो होती है ना, कि हमें टॉप अप प्लानिंग की आदत है, तो बॉटम मतलब नीचे से, वो हमें नहीं दिखा। मॉनिटरिंग गैप्स भी दिखे, पुअर वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ आउटकम्स, वीकेंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल वीकनेसेस भी दिखे। सेवरल स्टेट्स हैड डेफिशिएंसीज इन मेंटेनिंग एंड ऑडिटिंग अकाउंट्स एंड आउटकम डेफिसिट। फोकस मतलब कि
आउटकम जो हमें तय करते हैं ना टारगेट, उस पर धीरे धीरे उसको अचीव करते हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखा कि हमने टारगेट सेट किया और धीरे धीरे उसे अचीव करने पे फोकस किया। सो ऑल टुगेदर दीज आर द इश्यूज। अब कैसे हम इस पार्टिकुलर मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं? अभी भी ट्रीज प्लांटेड टू ट्रीज सर्वाइविंग पे हमें फोकस करना चाहिए। मतलब ट्रीज सर्वाइविंग एंड इकोसिस्टम रीस्टोर्ड। बस पेड़ लगाने से नहीं होगा मिशन सक्सेसफुल। पेड़ जो लगाए हो तो वो रहना भी चाहिए ना, बड़ा भी होगा। एनवायरनमेंट में मतलब कि हेल्प जो भी करता है वो उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जब वो टिकेगा तभी तो। वो लगा दिया छोड़ दिया तो थोड़ी होता है। स्ट्रेंथन करना, कन्वर्जेंस भी इंपॉर्टेंट है। कैंपा अब जो एमजी नरेगा तो है नहीं, बीबीजी ग्राम है। ठीक है, ठीक है, तो इस पे भी हमें फोकस करना है। इस आर्टिकल में एमजी नरेगा ही यूज़ किया गया है, तो इसीलिए इसका ये पार्ट बन गया, क्योंकि पहले एमजी नरेगा ही था। अब जो है रिसेंटली 1 जुलाई से ये बीबीजी ग्राम बन गया है। ठीक है, ओवर द ईयर्स तो यही था। फिर जीआईएस जो है इसको यूज़ करना है। सैटेलाइट इमेजरी, मतलब पेड़ जो लगाए ना, पौधे जो लगाए उसको ध्यान से देखना है और फिर उसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। इंश्योर प्रिडिक्टेबल फंडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड एम्पावर ग्राम सभाज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कम्युनिटीज थ्रू पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम्स। जो ग्राउंड लेवल पे है ना, जो इनको देख रहे हैं, उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। सो ऑल टुगेदर ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लिया। पीवाईक्यू में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें शॉर्ट फॉल्स जो है कैग ने देखा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अब यूपी में कानपुर के आसपास का इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट, खास करके लेदर जो मतलब इंडस्ट्रीज हैं उससे निकलते हैं, या कई सालों से निकलते आ रहे हैं। तो स्टडी में पता चला कि क्रोमियम की मात्रा जो है ग्राउंड वाटर तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अब क्रोमियम के बारे में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लो। पोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी प्रीलिम्स में जाके देख लेना। ठीक है, तो हेक्सावैलेंट क्रोमियम जो है लिंक टू डेकेड्स ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब ये जो है इस स्टडी में पता चला है कि उसकी मात्रा अच्छी खासी है। अब क्रोमियम कंटामिनेट्स ग्राउंड वाटर को, ये कंटामिनेट करता है। इंडस्ट्रियल सोर्स है, जो वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज सच एज लेदर टैनिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डम्प्ड इनटू इनएडिक्वेटली ट्रीटेड, डम्प्ड और इनएडिक्वेटली ट्रीटेड। ठीक है, लीचिंग है, रेन वाटर कैरीज सॉल्यूबल क्रोमियम फ्रॉम। अब क्या करता है, सॉल्यूबल क्रोमियम को रेन वाटर लेता है और उसको ज़मीन सॉइल तक पहुंचाता है, मतलब ग्राउंड तक पहुंचाता है। फिर सॉइल कंटामिनेट होता है और वो फिर एक्वीफायर्स कंटामिनेट, इससे जो है एक्यूफायर्स तक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, देन वी हैव ये परसिस्टेंस है, चलता ही आ रहा है। ह्यूमन एक्सपोजर, राइट। देखो सिंपल है, क्रोमियम है जो इंडस्ट्री से निकल रहा है, वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच रहा है, और ग्राउंड वाटर तक पहुंच कर क्या कर रहा है, हमारे मतलब हम उसे पी रहे हैं, और इसको पीने से कैंसर जैसी डिजीज़ हो सकती है। सो क्रोमियम जब ग्राउंड वाटर में उसकी मात्रा बढ़ती है तो वो ग्राउंड वाटर में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा, हम पिएंगे और इससे बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो ऐसे कानपुर के इलाके में आपको देखने को ही मिलता है। ठीक है, और कंटामिनेशन लॉन्ग टर्म क्राइसिस क्यों है, ये जो क्रोमियम कंटामिनेशन है, तो लेगेसी पोल्यूशन है। मतलब कि ओल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन कंटिन्यू रिलीजिंग क्रोमियम। जो ओल्ड जो वेस्ट है ना पुराना, वो भी क्रोमियम रिलीज करता है। इवन आपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अगर बंद भी कर दिया तो जो पहले ही वेस्ट जो जनरेट हुआ था वो आज भी क्रोमियम जो है ग्राउंड वाटर तक पहुंचा रहा है। ग्राउंड वाटर पे हमारी डिपेंडेंस, मतलब हम जो है इन इलाकों में ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, उसको पीने के लिए यूज किया जाता है। रेमिडेशन डिफ़िकल्टी, जैसे सरफेस पोल्यूशन होता है, कंटेमिनेटेड एक्वीफायर्स आर इनविजिबल। ठीक है, जो गंदा एक्वीफायर्स होता है आप देख नहीं पाते हो, मतलब इस क्योंकि कलर भी है इसका। गवर्नेंस गैप है, और टैकलिंग ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के लिए हमारे पास प्रिवेंट एट सोर्स पे ही हमें रोक देना है, कंटेन एंड रेमिडिएट करना है, प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड मॉनिटर एक्वीफायर्स। दीज आर द सॉल्यूशन। सो द थिंग इज, हमें मीन्स स्पेसिफिक नहीं सोचो। क्रोमियम जो है वो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है और कैंसर जैसी डिजीज़ वो कॉज करता है। और उत्तर प्रदेश में खास करके लेदर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सोर्स है कानपुर वाले इलाके में। सो इतना ही जानना, इससे ज़्यादा नहीं जानना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और
अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।